हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। अपने आप को थोड़ा बचा कर रखें, क्योंकि कोरोना काल में सर्दी से जुकाम खांसी जल्दी होती है और आजकल जो टेस्टिंग हो रही है उसी में वो कोरोना घोषित हो जाता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट, ब्याज और उसके सिद्धांत, बीए पार्ट सेकंड के माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसमें सिलेबस में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो लेट्स स्टार्ट। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत, ब्याज का क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी बोलते हैं इसको हम। यदि थोड़ी सी मैं ब्याज की परिभाषा के रूप में हम बात करें तो राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी की सेवाओं के बदले पूंजीपति को दिया जाता है। सामान्य भाषाओं में यदि बात करें कि राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजीपति को पूंजी की सेवाओं के बदले दिया जाता है, उसे हम ब्याज कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि ब्याज पूंजी की सेवाओं का पुरस्कार है या कीमत है। अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे मेयर्स बोलते हैं कि ब्याज उस कीमत को कहते हैं जो उधार देने योग्य कोषों के प्रयोग के बदले में दी जाती है। इसी प्रकार प्रोफेसर विक्सेल ने बताया कि ब्याज पूंजी के उपयोग के लिए ऋणी द्वारा पूंजीपतियों को उनके त्याग के बदले दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो जो पूंजीपति त्याग करते हैं अपनी पूंजी का, उसके लिए पूंजी के उपयोग के लिए ऋणी जो देता है उसे भुगतान को हम विक्सेल ने ब्याज माना है। सेलिगमैन भी ऐसी बोलते हैं कि ब्याज पूंजी कोष के बदले में मिलने वाला पारितोषिक है। कार्वर ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। इसी प्रकार जैन केन्स बोलते हैं कि ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है। हम द्रव्यता को तरलता के परित्याग का पुरस्कार भी बहुत सी आपकी किताबों में मिलेगा। एक ही चीज है तरलता के परित्याग का पुरस्कार जो माना है वो किन्स ने माना है कि एक निश्चित अवधि के लिए जो तरलता का परित्याग करते हैं उसके पुरस्कार के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। इसको हम ब्याज को वास्तविक या शुद्ध ब्याज, कुल ब्याज, इसके रूप में देखते हैं। तो ये ब्याज की डेफिनेशन हुई। अब हम शुरू करते हैं ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। सबसे पहले रिकार्डो, मार्शल, पीगू आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित ब्याज की दर का सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत कहलाया। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कैशल, वॉलरस, टाजिंग, प्रोफेसर नाइट, इन विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने सिद्धांत की पुष्टि की। यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि ब्याज के निर्धारण में मुद्रा प्रत्यक्ष भूमिका अदा नहीं करती, बल्कि इस सिद्धांत में ब्याज के निर्धारण में उत्पादकता तथा मितव्ययता जैसे वास्तविक तत्वों पर जोर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो ब्याज के निर्धारण में उत्पादकता, मितव्ययता, ये वास्तविक तत्व हैं, इन पर जोर दिया है। इसीलिए सिद्धांत को हम ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। ब्याज का वास्तविक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।
जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो सेविंग्स की मांग है और सेविंग्स की पूर्ति है उसके द्वारा ये निर्धारित होती है। और इसको हम रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रियल फैक्टर्स हैं लाइक सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, उत्पादकता है, मितव्ययता है, इसलिए इसको हम रियल थ्योरी ऑफ रियल फैक्टर पर आधारित है, तो हम इसको वास्तविक सिद्धांत भी बोलते हैं। अब ये आता है कि दो तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है, जैसे कि अभी इसमें कहा कि ब्याज का निर्धारण का जो है वो ब्याज की दर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति या डिमांड फॉर सेविंग्स, जो बचत की मांग और बचत की पूर्ति के द्वारा होता है। या इसमें कई बुक्स में आपका विनियोग के लिए मांग और विनियोग के लिए पूर्ति या बचत की पूर्ति ये भी होगा। तो अब हम देखते हैं डिमांड फॉर सेविंग्स। पूंजी की मांग या आपकी सेविंग्स की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, जो कि अपने उत्पादन में उनका विनियोग करते हैं। उत्पादक पूंजी का मांग क्यों करता है? अभी क्वेश्चन ये उठता है। उत्पादक पूंजी की मांग इसलिए करता है कि वह इसके द्वारा अधिक धन उत्पन्न कर सकता है, या ये कह सकते हैं कि पूंजी की मांग पूंजी की उत्पादकता के कारण होती है। पूंजी में उत्पादक शक्ति होती है, परंतु पूंजी के अधिकाधिक उपयोग करने से उसकी उत्पादकता उत्तरोत्तर कम हो जाती है और अंत में पूंजी की एक इकाई ऐसी आती है जिस पर दिए जाने वाला ब्याज उसके द्वारा उत्पत्ति का और मूल्य के बराबर हो जाता है। ये क्या हुआ? जो पूंजी की उत्पादकता है, इसकी बात हम करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। जब हम पूंजी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता उत्तरोत्तर कम होती जाती है। अब ऐसी एक इकाई आएगी जहां पर उस पूंजी के लिए दिए जाने वाला ब्याज और उस पूंजी का मूल्य या उत्पत्ति का मूल्य बराबर हो जाते हैं। पूंजी की इस इकाई के उत्पादन को सीमांत उत्पादकता कहते हैं। इस इकाई के उपरांत पूंजी लगाने पर ब्याज तो पहले जैसा ही रहेगा, परंतु उत्पत्ति कम मूल्य की प्राप्त होगी और उत्पादक को हानि होगी। अर्थात क्या होगा कि प्रत्येक उत्पादक पूंजी का विनियोग उस बिंदु तक करता है जिस पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर के बराबर होती है। ये एक टेबल दे रखी है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये घटता हुआ है 10, 9, ये आप देख सकते हैं जहाँ कर्सर है 10, 9, 8, 7, 6, 5, और ये इन्वेस्टमेंट की मांग है 500। जब आपका इंटरेस्ट रेट अधिक है तो डिमांड कम है 500। फिर जैसे 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 इंटरेस्ट रेट कम होती जाती है, जो पूंजी की मांग है वो जो है बढ़ती जाती है, विनियोग की मांग बढ़ती जाती है 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 800, 900, 1000 करोड़, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। और कहाँ पे जाकर रुकेगी? जहाँ पर जो ये तो दे रखा विनियोग की मात्रा दे रखी है, मांग है, इसकी सीमांत उत्पादकता जहाँ ब्याज की दर के बराबर हो जाएगी। सीमांत उत्पादकता का मतलब है कि अंतिम इकाई से प्राप्त उत्पादन का मूल्य उसके लिए दिए गए पारितोषिक या ब्याज के बराबर होगा, वहां तक उत्पादक लगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊंची ब्याज दर पर उत्पादक पूंजी की मांग करेंगे, ब्याज की नीची दर पर वे अधिक पूंजी की मांग करेंगे। इसका मतलब क्या है? ऊंची ब्याज दर है तो कम मांग करेंगे, और जब ब्याज की दर नीची होगी जैसे कि टेबल में दिखाया गया है स्पष्ट, अर्थात पूंजी की मांग और ब्याज की दर में उल्टा संबंध होता है। हम इसलिए कह सकते हैं कि पूंजी की मांग वक्र या मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई होगी। ये डायग्राम जैसे दिखा रखा है। जब आप देखें इंटरेस्ट रेट 10 है तो डिमांड 500 है। जब इंटरेस्ट रेट घटकर 5 हो गई है तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़कर 1000 हो गई है। अर्थात इनका मांग वक्र जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता होगा या ऋणात्मक ढाल वाला होगा। ये कह सकते हैं कि चूंकि वस्तुओं की मांग या पूंजी की मांग पूंजी वस्तुओं के विनियोग के लिए होती है, इसलिए पूंजी की मांग की रेखा को हम विनियोग की मांग भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें दिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विनियोग की मांग वक्र है, मांग रेखा है, वो ऋणात्मक ढाल होगी। अर्थात ब्याज की दर और विनियोग की मांग में जो है विपरीत संबंध होगा, उल्टा संबंध होगा।
ये है, अब आ गया हमारा सप्लाई ऑफ सेविंग, बचत की पूर्ति या पूंजी की पूर्ति भी कह सकते हैं। पूंजी की पूर्ति बचत की मात्रा पर निर्भर करती है। बचत की मात्रा क्या हुआ, पूंजी की पूर्ति इस पर निर्भर करती है, बचत पर, सेविंग्स पर, कितनी सेविंग होगी। और बचत की मात्रा बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे लोगों की आय की मात्रा कितनी है, जीवन स्तर कैसा है, दूरदर्शिता, ब्याज की दर आदि। परंतु इन तत्वों पर बचत का प्रमुख निर्धारण ब्याज की दर ही होती है। जितनी अधिक बचत ब्याज की दर होगी, लोग बाग उतनी अधिक बचत करेंगे, उनको अधिक इंटरेस्ट प्राप्त होगा। जितनी ब्याज की दर कम होगी, लोग बाग बचत कम करेंगे। यद्यपि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ब्याज की दर शून्य होने पर बचत करते हैं, परंतु इस प्रकार की बचत जो है वो अत्यंत अल्प मात्रा में होती है। बचत के लिए ब्याज का प्रोत्साहन सामान्यतः आवश्यक होता है, क्योंकि बचत करने में मनुष्य को कष्ट होता है, क्योंकि उसको अपना उपभोग जो है वो त्यागना पड़ता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति रुपया उधार तभी देगा जब अपने त्याग का पुरस्कार प्राप्त हो। ब्याज और पूंजी की पूर्ति में कार्यात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशन होता है, अर्थात ब्याज की दर ऊंची होने पर पूंजी की पूर्ति अधिक होगी और ब्याज की दर नीची होने पर पूंजी की पूर्ति कम होगी, अर्थात इनमें सीधा संबंध हो गया। यदि आप इसमें देख सकते हैं कि जब ब्याज की दर 10 है तो सेविंग्स इतनी है या पूर्ति इतनी है, 9 है, कम होती चली गई है। इस प्रकार से तो क्या हो गया कि पूंजी की पूर्ति और ब्याज की दर में सीधा संबंध होता है, फलनात्मक संबंध होता है। यही कारण है कि पूंजी की पूर्ति रेखा बाएं से दाएं, इसमें शायद यहाँ ये डायग्राम दे रखा है, बाएं से दाएं और ऊपर की ओर उठती हुई होती है, अर्थात धनात्मक संबंध होता है। जैसा कि इसमें दिखा रखा है, ये सेविंग्स है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी, सेविंग्स की पूर्ति या सेविंग्स की मात्रा, विनियोग की मात्रा जो है, विनियोग के लिए पूर्ति सेविंग्स की, वो बढ़ती चली जाएगी। पूंजी की पूर्ति रेखा को बचत की पूर्ति रेखा भी कहते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, जैसे सेविंग फलन है ये, क्योंकि यह विभिन्न ब्याज दरों पर बचत की मात्रा को बताती है। तो ये अभी हमने जो देखा, इसमें खास बात क्या है कि जो पूर्ति है, विनियोग के लिए पूर्ति या बचत की जो मात्रा है, बचत की पूर्ति रेखा जो है, उसमें बचत की मात्रा में और ब्याज की दर में सीधा व फलनात्मक संबंध होता है। ऊंची ब्याज दरों पर अधिक बचत की जाती है और नीची ब्याज दरों पर कम बचत की जाती है। अब हम बात करेंगे दोनों की, जहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। दोनों टेबल हमने एक साथ ले ली है। बचत व विनियोग का समानता, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे जहां पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति बराबर होगी, वहां पर बचत का निर्धारण हो जाएगा। जैसे कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि कुल बचत कुल विनियोग में संतुलन हो जाता है। यदि किसी समय बचत की मात्रा विनियोग की मात्रा से अधिक हो जाती है, क्या होगा, ध्यान रखना, बचत की मात्रा विनियोग की मात्रा से अधिक होती है तो ब्याज की दर गिर जाएगी। ब्याज गिरने पर उत्पादक पूंजी की अधिक मांग करेंगे और फल होगा कि एक ओर तो ब्याज की दर कम होने से लोग अपनी बचत कम कर देंगे और दूसरी ओर ब्याज की दर कम होने से उत्पादकों की पूंजी की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार बचत किए जाने और विनियोग में मांग अधिक होने के कारण कुछ समय बाद स्थिति आ जाएगी कि कुल बचत कुल विनियोग के बराबर हो जाएंगे, अर्थात जो ब्याज की दर है उसके द्वारा, यदि हम नेक्स्ट डायग्राम में ये देखें, आप इसमें देख सकते हैं कि ये ई पर संतुलन है, जहां विनियोग के लिए मांग और विनियोग के लिए पूर्ति, बचत जो है वो बराबर है ई बिंदु पर, और ब्याज की दर 8 है। अब यदि हम यहाँ देखें कि मान लो ब्याज की दर 10% है, अब 10% पे क्या होगा, 10% पे डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, बच्चे ब्याज की दर कम होगी। इस प्रकार से ये रिवर्स, ब्याज की दर 6 है तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। इसके कारण ब्याज की दर संतुलन जो है वो अपने आप निर्धारित करके बचत और विनियोग में बराबर समानता स्थापित करेगी और ब्याज की दर जो है वो दीर्घकाल में 8% जो है निर्धारित हो जाएगी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे या ये मानकर चलते थे कि ब्याज दर का मैकेनिज्म अपने आप बचत और विनियोग में समानता स्थापित कर देगा। जैसे कि इसमें
ये टेबल दी हुई है, 8% को आप देख सकते हैं, दोनों 700 हैं और 8% ही ब्याज की दर निर्धारण हो जाएगी जहां बचत और विनियोग समान होंगे। ये कुछ आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म है, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं इसमें बचत और विनियोग में समानता। इस सिद्धांत में बचत में विनियोग में समानता ब्याज के माध्यम से होती है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा है कि बचत स्वयं विनियोग में संतुलन ब्याज की दर से संबंधित नहीं होता। बचत और विनियोग में जो संतुलन होता है, स्वयं संतुलन जो होगा, वो ब्याज के निर्धारण से नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होता है। इसी प्रकार से ये दीर्घकाल की बात करते थे। दीर्घकाल, इसका भी किन्स ने आलोचना की है कि दीर्घकाल में तो हम सभी जो हैं वो मर जाएंगे, इसलिए दीर्घकाल का महत्व नहीं है। बचत और विनियोग पर ब्याज का प्रभाव। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि विनियोग एवं बचत दोनों ब्याज से प्रभावित होते हैं, परंतु विनियोग ब्याज की दर से नहीं अपितु पूंजी की सीमांत उत्पादकता से। जैसा कि किन्स ने बताया है कि ब्याज जो है विनियोग से इतना प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता से, अर्थात व्यवसाय में होने वाले लाभ से अधिक प्रभावित होता है। यही कारण है कि तेजी के समय में अधिक ब्याज दर पर भी विनियोग की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पूंजी में विनियोग से अधिक लाभ कमाने की आशा रहती है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ प्रॉफिट अधिक होती है, अर्थात मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अधिक होती है। इसके विपरीत मंदी के समय लाभ की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, इसलिए ब्याज की दर यदि बहुत कम भी हो तो विनियोग की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, विनियोग की मात्रा कम पड़ पाती है। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें, बचत ब्याज दर से प्रभावित अवश्य होती है, परंतु ब्याज की दर की अपेक्षा वह आय से अधिक प्रभावित होती है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे वो कहते थे कि जो बचत है वो ब्याज का फलन है। लेकिन किन्स ने बताया कि ब्याज से प्रभावित होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है। आय का स्तर जो है वो अधिक प्रभावित करता है। ब्याज की दर कितनी ही क्यों ना हो, यदि आय नहीं होगी तो बचत नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से मुद्रा की मात्रा की बात यदि हम करें, यद्यपि त्याग की मात्रा और मुद्रा के परिमाण पर भी प्रभाव पड़ता है, परंतु इस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा को कुछ खास महत्व नहीं। मॉनेटरी जो इग्नोरेंस मॉनेटरी फैक्टर जो लास्ट वाला है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है इसमें। इसी प्रकार से ब्याज बचत का प्रतिफल नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति उस पूंजी पर भी जो उसके पूर्वजों ने अर्जित की थी ब्याज कमा सकता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपनी बचत को अपने पास नकद के रूप में रखे तो उसे किसी प्रकार का ब्याज प्राप्त नहीं होगा, यद्यपि इसकी बचत पूर्ववत है। इसलिए प्रोफेसर किन्स ने कहा है कि ब्याज उपभोग त्यागने का पुरस्कार नहीं है, बल्कि तरलता परित्याग का पुरस्कार है। जो अपनी हम किन्स की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें यह है। इसी प्रकार फुल एम्प्लॉयमेंट की कल्पना करते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, लेकिन यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार को अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। किन्स ने दृढ़ विश्वास है, जो किन्स ने अपनी रोजगार का सिद्धांत दिया है उसमें ये बताया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता, बल्कि अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है। वास्तविक समाज में साधनों को सदा पूर्ण प्रयोग संभव नहीं है, अर्थात वास्तविक रोजगार से कम की स्थिति पाई जाती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इनके, जैसे इग्नोरेंस मॉनेटरी फैक्टर्स को इन्होंने बिल्कुल, मुद्रा की मात्रा को बिल्कुल छोड़ दिया है। अनिश्चितता है सिद्धांत में, जैसे कि अनिश्चितता के बारे में यदि बात करें, प्रोफेसर किन्स ने बताया कि ब्याज के दर का निर्धारण आलोचना इस बात पर भी की है कि यह सिद्धांत अनिश्चित व निर्धारित है। कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दरें बचतों पर निर्भर करती हैं, अर्थात ब्याज की दर को मालूम करने के लिए बचत की मात्रा का होना आवश्यक है कि बचत की मात्रा कितनी है ये हमें पहले पता होना चाहिए। लेकिन बचत की मात्रा मालूम करने के लिए हमें ब्याज की दर मालूम होना आवश्यक है, क्योंकि ब्याज की दर विनियोग तथा आय के स्तर को प्रभावित करके बचतों को प्रभावित करती है। इसलिए ये सिद्धांत जो है दोनों बातें ऐसी हैं कि इससे ब्याज की दर मालूम करने में हम बचत करने होनी चाहिए, बचत मालूम करने के लिए ब्याज दर मालूम होनी चाहिए, अर्थात ब्याज के निर्धारण का सिद्धांत अनिश्चित व निर्धारणीय है, अर्थात इसके सिद्धांत के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण नहीं हो सकता है। तो किन्स ने ये आलोचना की है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका
क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप इसको समझ जाएंगे, एक बार इसको पढ़ें और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फ़ोन कीजिएगा। हम फिर इस पर बात करेंगे। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।